इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो अपने नेट के अंदर नेट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग मान के चलो आप 80 to 90 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 80 to 90 मार्क्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस अपने इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ जाएंगे। अब इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन क्या अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट से मतलब है जैसे इसको एक तो पार्ट अपन बना देंगे जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GIOC, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन पूरा कंप्लीट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है उसकी बात करेंगे, है ना। बेसिक पार्ट की बात करें जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, VACPR थ्योरी है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिससे अपन को किसके बारे में पता चलेगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है। इसी तरह जो केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में जैसे अपन ओवरलैपिंग की बात कर सकते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन, VACPR थ्योरी, ये भी एक तरह से केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। इसी तरह से टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोसेस, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोसेस में जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर प्रोसेस है उनकी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वांडरवाल प्रोसेस है, वांडरवाल प्रोसेस जानते हो ना सभी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन प्रोसेस, इन सब की बात अपन उसके अंदर करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर अपन हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रा है उसकी भी बात करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का अपन कंप्लीट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको कंप्लीट तो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बेसिक पार्ट है जहां से अपने क्वेश्चन बन जाते हैं नेट में, उस पार्ट को यहाँ पर अपन कवर करेंगे। जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जैसे स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो उसकी अपन बात करेंगे, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से जो शेप होती, इसी तरह से अपन बात कर सकते हैं जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, SPDF सभी जानते हो, ठीक है ना। और उनके अंदर जो रेडियल नोड्स होते हैं, रेडियल नोड है जानते हो ना सभी, रेडियल नोड है, सरफेशियल नोड है, रेडियल नोड और सरफेशियल नोड तो एक ही हो गया, जैसे एंगुलर नोड है, ठीक है ना, नोडल पॉइंट है, इन सब की भी वहां पर अपन बात करेंगे, समझ में आ रहा। इसी के साथ साथ जो जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है GIOC, उसी के अंदर अपन पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, एटसेट्रा, इन सब की भी अपन बात करेंगे। तो कहने का मतलब अगर अपन केवल जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें से भी अपने काफी क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलना कि लगभग 8 से 10 नंबर, 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके किसमें से आते हैं, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। तो 8 to 10 मार्क्स किसमें से आते हैं क्वेश्चन। फिर अपन बात करेंगे जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देख कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है ना, जहां से बल्क में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री छोटी नहीं, काफी बड़ी होती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही हम अलग अलग पार्ट के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर एक तो अपन केमिकल उसकी बात करेंगे, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पार्ट होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे अपन, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को कोऑर्डिनेशन के साथ ही कंप्लीट करेंगे, है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सब जानते हो ना इसके बारे में, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट है, देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें टर्म सिंबल्स होते हैं, जानते हो ना सभी, टर्म सिंबल्स, जिनमें भी दो तरह के केस बनते हैं, जैसे एटॉमिक टर्म सिंबल्स, है ना, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स आपने पढ़े होंगे, जैसे इस तरह से सिग्मा, पाई, फाई, डेल्टा, इस तरह से, समझ में आ रहा है ना। जो एटॉमिक टर्म सिंबल है, एटॉमिक टर्म सिंबल भी सबने पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। जैसे ये होता है इस तरह से अपन लिखते हैं ना, एटॉमिक टर्म सिंबल से मतलब समझते हो ना सभी, है ना। जैसे S P D, एक्चुअली होता क्या है, D F G आगे भी चलता है ना, इस तरह से
7s2p इस तरह से, नीचे फिर j की वैल्यू भी आती है ना, वो सब अपन देखेंगे। और इनके बीच किस तरह से ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें किस तरह से होते हैं, उनके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, ये सब पार्ट भी अपन यहाँ पर कवर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कोऑर्डिनेशन के साथ अपन कवर करेंगे। इसके साथ साथ देखो ये हो गया कोऑर्डिनेशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कोऑर्डिनेशन के साथ ही कवर करेंगे। और इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। देखो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपन बात करते हैं, लगभग इसमें से क्वेश्चन मानना आप लगभग ये माना आपके 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन, या लगभग इससे भी ज्यादा माना 30 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग किसमें से बैठते हैं, कोऑर्डिनेशन प्लस एटॉमिक से। फिर अपन बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक एक्चुअली कंटिन्यू चलेगा कोऑर्डिनेशन के साथ ही। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री काफी ब्रॉड पार्ट है, इसके अंदर अपन जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है उनके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ ही जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, वो सब भी किस में आएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? बोरेन्स, टाइप्स ऑफ बोरेन्स, उनके केमिकल रिएक्शंस, वो सब भी किस में आएगी, ऑर्गेनोमेटेलिक में आएगी। ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की में जो रिएक्शंस होती है, जो जानते हैं सभी ने नाम सुना होगा, सोना-गिसेरा कपलिंग रिएक्शन, हेग कपलिंग रिएक्शन, स्टील कपलिंग रिएक्शन, वो सब भी अपन किसके साथ कवर करेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। ठीक है ना। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री यहाँ से काफी बल्क में क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में से लगभग आप 30 मार्क्स के क्वेश्चन मान के चलना केवल इसी पार्ट से। समझ में आ रहा है ना। और इसी के साथ साथ अपन आगे बात करेंगे इसमें कंटिन्यू केमिकल रिएक्शंस या रिएक्शन मैकेनिज्म। किसकी बात करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं, इनके मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस है, बेस हाइड्रोलिसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, जानते हैं सभी, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, इनर स्फीयर मैकेनिज्म, ठीक है ना, क्रॉस रिएक्शन एटसेट्रा, वो सबके बात अपन किस में करेंगे, इस पार्ट में। ठीक है ना। तो इस पार्ट में से मान के चलना आप लगभग 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग इस पार्ट में से बैठ जाते हैं। समझ में आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अपन बात करेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट्स की। ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो ए ब्लॉक एलिमेंट्स में से भी नेट में अपने 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। और लगभग ये मान के चलना 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कहां से बैठ जाते हैं, यहां से बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा है। और इसके अलावा भी छोटे छोटे कई टॉपिक्स हैं जिनको अपन साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर कर लेंगे। अब आप देख लो कितने मार्क्स हो जाते हैं। देखो 30 मार्क्स लगभग 10 और 10 कितने हो गए, है ना। ये कितने ये हो गया ना। देखो 30 60 और 80 और लगभग 90 मार्क्स। लगभग 90 मार्क्स, 80 to 90 मार्क्स का जो मैटर है वो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फिर बता रहा हूं ज्यादा बड़ी नहीं है, आपको पूरा फोकस करना है इस पर। ठीक है ना। लगभग आपको बता देता हूं, ज्यादा से ज्यादा आप बता देता हूं 25 डेज चलेगी ये पूरा जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। और 25 डेज के अंदर आप इतने मार्क्स ला सकते हो। अब आप देख लो प्रति क्लास, एक क्लास में कि कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। समझ में आया ना। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रत्येक क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका बाद सिस्टमेटिक पढ़ेंगे 1 by 1। सबसे पहले ये पार्ट कवर करेंगे, GIOC जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कोऑर्डिनेशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, और बाद में अपन किसकी बात करेंगे, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें बीच बीच में बहुत सारे कई छोटे टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है क्या आता है, नहीं समझ में आ रहा है सबको, ये क्लियर है सबके। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आप हेडिंग डालना जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है ना। लगभग कितने मार्क्स के क्वेश्चन बैठ जाएंगे इससे, 8 to 10 मार्क्स के। यहां से लगभग 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में बैठ जाएंगे।
चाहे नेट और गेट हो, दोनों ही केस में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट के हिसाब से भी और गेट के हिसाब से भी कर लेने हमने, ठीक है ना। देखो समझना इसमें, जो जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट बेसिक पार्ट को अपन को कवर करना है। अभी मैंने बात करी थी क्या क्या कवर करना है इसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन है, VACPR थ्योरी है, आपके ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर प्रोसेस वगैरह सब इसी के पार्ट हो जाएगा ना, कंप्लीट आ जाएगा इसमें, है ना। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ इसमें अपन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कंप्लीट नहीं पढ़ना, जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। और साथ में पीरियोडिक टेबल की और पीरियोडिक ट्रेंड्स जो होता है उनकी भी अपन बात इसी में करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखो सबसे पहले हेडिंग डालना हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है समझना आप इसको। देखो अपन एक सबसे पहले एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 की बात करते हैं ना, CH4 के अपन बात करें, देखो इधर देखना सभी, CH4 देखो, CH4 में हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s1 है, ठीक है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p2। ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन, ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है ना। सबसे कम एनर्जी वाला एनर्जी लेवल, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं कार्बन के एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करते इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो 1s2, 2s1 और 2p3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ पर जंप कर गया एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। अब देख कार्बन कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी अगर अपन बॉन्डिंग करवाए हाइड्रोजन से तो क्या होगा, देखो वैलेंस शेल तो यही है ना, ये क्या है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, समझ में आ रहा है, ये हो गया वैलेंस शेल। अब देखो ध्यान देना, वैलेंस शेल है ना, वैलेंस शेल। अब देखो समझना, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, यही है, ठीक है ना। और देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो 1s1 है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, अब देखो जब भी एक बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है कि जैसे मान लो A और B के बीच बॉन्ड बना, ये A, तो ये बॉन्ड कैसे बना होगा, देखो A और B, एक इलेक्ट्रॉन A दे रहा है भाई और एक B दे रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, A ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, B ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यही बॉन्ड है जिसको अपन AB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह इसकी भी बात कर सकते हैं हम, यहां से बन जाएगा, इसी तरह इसकी भी बात करेंगे, देखो यहां से बनेगा और एक ये हो गया, यहां से बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो अगर इस बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो कार्बन का तो 2s काम में आ रहा है और हाइड्रोजन का क्या है, 1s है, तो कुल मिला के ये जो बॉन्डिंग होगी यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी वो क्या हो गई, देखो 2s 1s, कार्बन का 2s तो कार्बन के रेस्पेक्ट में हो गया, 2s किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन के रेस्पेक्ट में, 1s किसका है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी, 2s 1s। यहाँ पर ओवरलैपिंग देखो कार्बन का तो 2p है और हाइड्रोजन का कैसा है, 1s है, तो ये ओवरलैपिंग हो गई कौन सी हो गई, 2p 1s। देखो ये भी सेम है, वही 2p 1s, ये भी 2p 1s हो गई। तो देखो अगर इस बॉन्डिंग की अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, CH4 मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर देखो 3 जो बॉन्ड है CH, 3 बॉन्ड तो किसकी वजह से होंगे, 2p 1s की वजह से, और एक किसकी वजह से होगा, 2s 1 की वजह से। तो यहाँ पर होगा देखो 3 CH बॉन्ड तो किसकी वजह से आ रहे हैं, 2p 1s ओवरलैपिंग, और 1 CH बॉन्ड किसकी वजह से है, 2s 1s ओवरलैपिंग। तो ये तो बता रहे भाई ओवरलैपिंग क्या होता है कि ओवरलैपिंग जैसे जैसे चेंज होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होती है। तो ये बता रहा है कि जो CH4 मॉलिक्यूल है उसके अंदर
3 CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगी और 1 CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, अलग होगी। तो जब सभी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है, वही 1 की अलग है और 3 की अलग है, तो इनको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी अलग है ना, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़ी होता है। CH4 के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, CH4 के सभी बॉन्ड क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ वास्तव में अलग अलग है ही नहीं। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग नहीं है, तो ये क्या बता रहा है कि अगर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग नहीं है, ये सबके सब बॉन्ड आइडेंटिकल है, एक ही जैसे है, तो इसका मतलब वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा, वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है ना। सभी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसी वो तभी संभव है जब कार्बन के सारे ये ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं वो एक जैसे हो, वो सबके सब क्या हो, एक जैसे हो, मतलब 2s 2p अलग अलग हो ही नहीं बल्कि एक जैसे हो। अब एक जैसे थोड़ी भाई, कार्बन एटम में तो अलग अलग ही है, एक जैसे थोड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने से पहले इनकी इंटरमिक्सिंग हुई है और न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्डिंग से पहले इनकी इंटरमिक्सिंग हुई है और न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं वो आइडेंटिकल है और वो ऑर्बिटल यहाँ पर बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, तभी जाकर ऐसा संभव है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इन तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही अपन हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग से पहले इंटरमिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब ये होगा, देखो जैसे कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है ना, तो यहां पर यही कर देता हूं मैं। देखिए 2s और ये 2p, ये 2p हो गया, समझ में आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले s और p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो 1 तो s है और 3p है, p कितना है 3 है ना, और s कितना है 1 है, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको अपन क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होगा कि देखो ये 1 और ये 3 ऑर्बिटल्स मिलकर 4 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर ये 4 न्यू ऑर्बिटल्स बन गए, 1 2 3 4। इन ऑर्बिटल्स को कहेंगे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है इन सबको, ठीक है ना। देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जितने हैं टोटल 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गई है। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन का कौन सा भी वही 1s है, तो देखो हाइड्रोजन का यहाँ पर 1s काम में आएगा, तो 4 हाइड्रोजन एटम हो गया ना CH4 में, तो देखो ये 1s के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे इस तरह से। ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसी तरह से ये होगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। अब देखो अगर अब इस ओवरलैपिंग की अपन बात करें तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, कार्बन का तो भाई sp3 है, कार्बन का तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया sp3, और हाइड्रोजन का कौन सा हो रहा है, हाइड्रोजन का वही 1s है, हाइड्रोजन का कौन सा है 1s है। तो यहाँ पर अब ओवरलैपिंग कौन सी है, sp3 1s ओवरलैपिंग। अब ये है ओवरलैपिंग, समझ में आ रहा है, sp3 1s ओवरलैपिंग। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना। अब देखो अब ये कार्बन के जो न्यू ऑर्बिटल्स बने हैं ये क्या अलग अलग है, अलग अलग थोड़ी है, अब तो आइडेंटिकल है। अब ये आइडेंटिकल है, इसका मतलब अब जो CH4 के 4 CH बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे ना, होंगे नहीं होंगे। देखो यहां पर क्या होंगे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है यही ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं, ठीक है ना। इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ध्यान देना, ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बने 4, इनमें क्या इन एटॉमिक ऑर्बिटल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल की कंप्लीट इंटरमिक्सिंग होती है, यहाँ पर पार्शियल नहीं होते। देखो एक तो होते हैं ओवरलैपिंग, जैसे ओवरलैपिंग ये ओवरलैपिंग है, यहाँ पर कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s, इनमें पार्शियल ओवरलैपिंग है, पार्शियल इंटरमिक्सिंग है, ओवरलैपिंग नहीं, पार्शियल इंटरमिक्सिंग। यहां पर केवल बॉन्ड बनता है,
समझ में है ना। जैसे ये तो एक तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और इसका कौन सा हो गया, हाइड्रोजन का 1s हो गया। तो केवल ये है यहाँ पर हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का sp3, और ये जो ओवरलैपिंग है ये कौन से हो गए, sp3 1s ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर केवल पार्शियल इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, लेकिन जब अपने हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट इंटरमिक्सिंग होती है। समझ में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्लियर हो गया होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज द कंप्लीट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन के कंप्लीट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन is the complete intermixing of atomic orbitals। समझ में आ रहा है ना। हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं, कंप्लीट इंटरमिक्सिंग होते हैं। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में भी जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो कौन से, यहाँ पर जैसे 2s2p, देखो 2s2p की एनर्जी लगभग सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2a से 2p सेम आ रहा है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले और डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले दोनों ही प्रकार के ऑर्बिटल काम में आ सकते हैं। ध्यान देना, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है उनकी एनर्जी लगभग सेम होना जरूरी है। कहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कोई सी भी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनकी एनर्जी लगभग सेम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोई मायने नहीं रखता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, समझ में, लेकिन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना, इधर देखो सभी हाइब्रिडाइजेशन के केस में देखो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ये हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं, जैसे अभी हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड भी हो सकते हैं, ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकते हैं, और ये वैकेंट भी हो सकते हैं। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड या फिर वैकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, ठीक है ना, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल्स may be involve in hybridization, समझ में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड, फुली फील्ड, पार्शियली फील्ड या वैकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या आता है, नहीं ना, इसको नोट करो, देखो जल्दी से पहले। हो गया, कर ले सबने, इधर वाला कर रखा है सबने, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब किसी भी टाइप के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी है जो लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं, यहां तक देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स which are involved in hybridization may be belong from the same or different quantum number,
क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान देना, क्या लिखा मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी बिलोंग फ्रॉम द सेम और डिफरेंट क्वांटम नंबर। लेकिन इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है ना। बट एनर्जी ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स should be almost same, ठीक है ना। लेकिन इनकी एनर्जी लगभग समान होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है क्या आता है? नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो ध्यान देना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, देखो यहां पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल काम में है, 3 है ना, सॉरी 4 है, 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने, 1 2 3 4। करने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, न्यू ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे। समझ में आ रहा है ना? 4 इन्वॉल्व होंगे तो 4 बनेंगे, 3 इन्वॉल्व होंगे तो 3 बनेंगे। तो देखो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है? तो देखो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ध्यान देना, सभी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं लेने, कौन से है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। देखो चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं विच आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। केवल अपन को उन्हीं के बात करने जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है? देखो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल होते हैं। जैसे यहाँ पर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना, तो ये सारे के सारे आइडेंटिकल है, चारों sp3। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप एक जैसी होगी, सभी की साइज भी एक जैसी होगी। ध्यान देना, जितने बनेंगे सभी के साइज एक जैसी होगी। जैसे 4sp3 बने तो एक जैसी होगी चारों। लेकिन मान लो अलग अलग केस को कंपेयर करें, एक sp2 और एक sp3, तो उनकी साइज तो अलग अलग है, शेप एक जैसी होगी, साइज अलग अलग। लेकिन यहां पर अपन उनकी बात नहीं कर, यहां पर तो एक केस में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो सभी की क्या होगी, सेम साइज, शेप एंड एनर्जी। इनके शेप, साइज और एनर्जी क्या होगी, सेम। अगर साथ के साथ इनका डायरेक्शनल कैरेक्टर भी सेम होता है। देखो शेप, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी, ये अपन उस केस की बात करें जो एक होगा। करने का मतलब जैसे अपन ने कहा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनके लिए ऐसा होगा। समझ में आया ना? अगर आप एक sp और एक sp2 को ऐसे कंपेयर करने लग जाओगे तो फिर साइज अलग अलग हो जाएगी, शेप तो तब भी एक जैसी होगी, ठीक है ना, साइज अलग अलग होगी, फिर उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है इन सबको? ये कर रखा है इन सबने इधर वाला। तो देखो ध्यान देना, समझना इसमें, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना? देखो अपन इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान के चलो हमने केस ये लिया, देखो एक तो केस लिया जैसे sp का, एक केस लिया sp2 का, एक केस लिया sp3 का। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इनको अपन कंपेयर करेंगे तो सभी की शेप तो ऐसी होगी, इनमें एक तो बड़ी लोप होगी, पाली होगी, और एक छोटी सी होगी, ठीक है ना। इसकी भी ऐसी होगी शेप, इसकी भी ऐसी होगी। लेकिन अगर साइज को कंपेयर करेंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतनी ही साइज बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर कितने केवल 1s1p हो रहा है, यहाँ पर 1s2p और यहाँ पर 1s और 3p इन्वॉल्व हो रहा है। तो जितने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे साइज उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनकी शेप तो एक जैसी है, शेप तो क्या है, आइडेंटिकल है। देखो आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल
शेप है या नहीं है ना। लेकिन अगर साइज की बात करेंगे तो भाई साइज इधर से इधर बढ़ रही नहीं बढ़ रही, साइज इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है। अच्छा, इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर की बात करेंगे तो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर हमेशा समान होते हैं। जैसे जितने sp में होंगे उतने sp2 में होंगे, उतने ही sp3 में होंगे। तो यही पर लिख देता हूं, देखो आइडेंटिकल शेप एंड सेम सेम डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर। समझ में आ रहा है सबको। तो इनकी शेप भी समान है और डायरेक्शनल कैरेक्टर भी क्या होंगे, समान होंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। लेकिन साइज जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा, इनकी एनर्जी में भी अपन देख सकते हैं। देखो ध्यान देना, एनर्जी की अपन बात करें एनर्जी, तो यहां पर क्या होता है, देखो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर। देखो परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ एनर्जी कम होती है। देखो ये समझना, जैसे अपन ने केस एक तो लिया एसपी का, एक लिया sp2 का, एक लिया sp3 का। अब परसेंट एस कैरेक्टर की अगर बात की जाए इनमें, परसेंट एस कैरेक्टर, तो देखो ध्यान देना, इसके केस में तो देखो 50% हो गया ना, 50% कैसे हुआ, टोटल 2 है, 2 में से एस कितना है, 1 है, 1/2 इंटू 100 हो गया 50%। इसकी बात करें 3 में से एस 1 है, तो यहां पर कितना होगा 33.33%। यहां पर देखो कितना होगा 25% हो गया ना, 4 में से एस 1 है तो 25% एस कैरेक्टर। तो परसेंट एस कैरेक्टर यहां पर ये हो गया ना, इधर लिख देता हूं मैं पीछे, ये परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर। अब देखो अगर इनकी परसेंट एस कैरेक्टर, अगर इनका एनर्जी का ऑर्डर देखे तो हमने यहां पर क्या लिखा है, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ एनर्जी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, है या नहीं। तो परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो एनर्जी सबसे कम हुई, तो सबसे कम एनर्जी एसपी की, उससे ज्यादा किसकी होगी, sp2 की होगी, उससे भी ज्यादा एनर्जी sp3 की होगी। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा है इन सबको। देखो ध्यान देना, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ध्यान देना मैंने क्या बोला, देखो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो है बेंजाइन। एक्सेप्शनल केस क्या है, बेंजाइन। अच्छा, इसके पहले एक चीज देखते हैं अपन, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जिससे मिनिमम रिपल्सन हो और स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। ध्यान देना मैंने क्या बोला, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस प्रकार अरेंज होते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो, रिपल्सन मिनिमम हो, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम आए। समझ में आ रहा है ना। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन स्पेस, अरेंज इन स्पेस, स्पेस बोल रहे 3D भी बोल सकते हैं ना, और 3D। तो देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन स्पेस इन सच वे, इन सच वे, in such way that they have maximum distance, maximum distance, maximum stability, maximum stability, maximum stability and minimum repulsion, and minimum repulsion, मिनिमम रिपल्सन। समझ में आ रहा है ना। तो देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन स्पेस और 3D इन सच वे दैट दे हैव मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम रिपल्सन। देखो ये हमेशा ध्यान देना, रिपल्सन बढ़ने के साथ साथ ऑलवेज एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है। हमेशा रिपल्सन बढ़ने के साथ साथ हमेशा एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच के डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्सन घटेगा, रिपल्सन घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए यहां पर अपन ने लिखा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्रकार अरेंज होते हैं कि उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जिससे रिपल्सन मिनिमम हो, ताकि स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है, ये कर रखा है सभी ने नोट।
ये कर रखा है नोट? किसी को कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको? देखो जैसे यहां पर अपन केस लेते हैं, सपोज कर अपन बात करें जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, अपन ने बात करी जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। देखो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होगा, देखो एस ऑर्बिटल प्लस 1p ऑर्बिटल, बेसिकली अपन पी जेड की बात कर सकते हैं, कौन सा इन्वॉल्व होगा सब अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल प्लस पी जेड ऑर्बिटल, देखो दो मिले ना, तो दो यहाँ पर एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे sp हो, चाहे sp2 sp3 हो, या कोई सा भी हो, सबकी शेप एक जैसी होती है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? sp ऑर्बिटल। अब आप देखो sp ऑर्बिटल्स, 2 sp ऑर्बिटल्स को आपको स्पेस में अरेंज करना है न्यूक्लियस के चारों ओर। भाई जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो होंगे तो न्यूक्लियस के चारों ओर ही होंगे, नहीं होंगे? होंगे तो वो न्यूक्लियस के चारों ओर। तो देखो एक न्यूक्लियस मतलब एक पॉइंट मान लो, और एक पॉइंट के चारों ओर इन दो एटम्स को आपको अरेंज करना है। तो देखो इन दो ऑर्बिटल्स को, तो एक ऑर्बिटल तो ये हो गया, ये अरेंज कर दिया। अब दूसरा फिर अरेंज करना है, तो उसको इस प्रकार अरेंज करना है कि दोनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो। भाई एक तो ये कर दिया, अब दूसरे को मैं इस तरह से अरेंज करूं तो डिस्टेंस कम है ना, इस तरह से करूंगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा और यहाँ पर मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर अगर आगे बढ़ाता हूं मैं एंगल, तो डिस्टेंस वापस कम हो जाएगी। तो करने का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगी? जब एक के डायरेक्शन तो ये हो गई और दूसरे के डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो देखो ध्यान देना, यहां पर ये होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा? एंगल होगा 180 डिग्री। अब आप देखो इनके बीच डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, रिपल्सन मिनिमम होगी, तो इस कंडीशन में अपने आप स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब यहां पर अगर ओवरलैपिंग करके कोई दूसरा एटम बॉन्ड बनाता है तो अपने आप ही वो एक इधर चला जाएगा ना, तो अपने आप ही शेप कौन सी होगी? शेप अपने आप ही लीनियर हो जाएगी, यहां पर लीनियर शेप होगी। इसलिए अपन कहते हैं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में लीनियर शेप बनती है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? हालांकि आगे अपन टर्म पढ़ेंगे, तो एक तो होती है देखो ज्योमेट्री और एक होती है शेप। समझ में? दोनों में डिफरेंस होता है। अपन क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे अपन आगे जब VACPR थ्योरी पढ़ेंगे। अब देखो जैसे नेक्स्ट केस अपन ले, यहां पर सपोज करो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये ले लिया केस sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। समझ में आ रहा है? देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में as प्लस पी एक्स प्लस पी वाई 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। देखो तो यहां पर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ये 3 कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? अब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो आपको 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज करना है स्पेस में। यहां पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको क्या करना है? स्पेस में अरेंज करना भी। देखो जैसे एक को तो अपन इधर कर दे और एक को इधर कर दे, ये कर दे, और एक को हम ऊपर कर दे। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा? देखो दो को तो इस तरह से कर ही रखा था, एक को यहाँ कर दे, ऐसा कर दिया तो क्या होगा? यहाँ का एंगल तो भाई 90 डिग्री है, यहाँ का एंगल कितना है? यहाँ का 90 है, और यहाँ का कितना है? यहाँ का 180 डिग्री। तो यहाँ तो क्या होगा? यहाँ तो रिपल्सन कम है और यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो गया, है या नहीं? तो देखो ये ज्यादा रिपल्सन है, ये कम रिपल्सन, इसलिए क्या होगा? इस रिपल्सन की वजह से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। करने का मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे दोनों और ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और ये सभी एंगल कितने हो जाएंगे? 120 डिग्री के। इसलिए यहाँ पर कौन सी शेप हो जाएगी? यहाँ पर शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आ रहा है? तो 3 ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होंगे कि शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाए। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि ऐसा होने से उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 3 को अगर स्पेस में अरेंज करना है तो ये होगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। देखो इस तरह से, समझ में आ रहा है ना? तो देखो एक तो ये हो गई, एक लाइन यहाँ पर डाल दो और एक यहाँ पर डाल दो, यहाँ के बीच का एंगल कितना होगा? एंगल यहाँ का हो गया 120 डिग्री। अब देखो अगर कोई एटम यहाँ पर इंसर आकर ओवरलैपिंग करता है तो शेप अपने आप ही कौन से बनेगी? अपने आप ही ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। तो यहाँ पर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर शेप। समझ में आ रहा है सबको?
ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब देखो ध्यान देना, इसी तरह से एक S और 3P हो तो sp3 होगा। इसी तरह से sp3d होता है, sp3d3, sp3d3 हो गया, sp3d2 हो गया, और भी होता है dsp2, dp, बहुत सारे होते हैं। उन सब के अपन बात करेंगे। अभी केवल मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करना था, कौन सा, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस तरह से रेंज होते हैं, उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जिसे मिनिमम रिपल्सन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। अदरवाइज जब VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट को अपन बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे कि कब किस कंडीशन में कौन सी शेप बनेगी और ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, दोनों में क्या डिफरेंस है, सब कुछ वहां पर अपन देखेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है कि ये कर रखा है सबने नोट? इधर वाला कर रखा है नोट, देखो समझना। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, हो गया होगा ना। देखिए इसके साथ साथ मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है ना, एक्सेप्शनल केस है बेंजाइन। समझ में आ रहा है ना? तो देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are always form sigma bond। देखो ये पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनाते, देखो नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। लेकिन इनमें एक्सेप्शनल केस है। देखो एक्सेप्शनल केस है बेंजाइन। देखो बेंजीन एक ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है, सब जानते होंगे बेंजीन के बारे में, जानते हैं ना। तो देखो बेंजीन एक ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है, ये समझा। जैसे ये केस लिया अपन ने, बेंजीन तो सब जानते हो ना, ये बेंजीन बना रहा हो, ये बेंजीन नहीं बना रहा, अभी क्या बना रहा हो, बेंजीन। ये अपन ने बेंजीन बना दिया। देखो सबको पता है, इस बेंजीन को मैं ऐसे बना दूं, इस बेंजीन को ऐसे बना देता हूं। देखो ये देखो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कौन सा है, sp2 है ना, है ना। अभी अपन थोड़ी देर बाद हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा बहुत तो पता होगा सबको, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है यहाँ पर, sp2। तो ये जो ऑर्बिटल है sp2 ऑर्बिटल हो गया। sp2 ऑर्बिटल से ये हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग, जैसे यहां से कौन सा ओवरलैपिंग हो गई है, ये ओवरलैपिंग हो गई sp2 1s, हाइड्रोजन का कौन सा होगा 1s ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है सबको? देखो यहां पर भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यही हो गया। अब देखो अगर ऐसा होता है तो ये तो sp2 है, ये लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है ना। तो यहाँ का जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल 120 डिग्री का sp2 में होगा, नहीं होगा। अब यहां से अपन ने क्या किया, इन दोनों को रिमूव कर दिया, दोनों को यहां से दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया अपन ने, ये 2h -2h इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो एक तो ये हो गया और एक यहां पर हो गया। समझ में आ रहा है ना? देखो बॉन्डिंग बेंजीन कैसे बनता है वो सब अपन बाद में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अभी इससे मतलब नहीं है, अभी केवल आपको देखना है। तो देखो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पर sp2 का तो यहाँ का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये क्या करते हैं, ये ओवरलैपिंग कर जाता है। देखो ये इधर और ये इधर, समझ में आ रहा है? देखो ओवरलैपिंग करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, देखो ओवरलैपिंग करते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड सिंगल और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, और ये ओवरलैपिंग कर जाते हैं इस तरह से। ये समझ में आ रहा है ना? देखो ये इसी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना। देखो सबको पता है अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपन कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। यहाँ पर ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, ये एक्चुअली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाले। ये कौन सा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो पाई बॉन्ड बना, ये कौन सा पाई बॉन्ड हो गया, ये हो गया एडिशनल पाई बॉन्ड। इसको क्या बोलोगे,
एडिशनल पाई बॉन्ड, ये एडिशनल पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना। इस एडिशनल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू sp2 ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो यहां पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई किससे? ड्यू टू sp2 ओवरलैपिंग, ड्यू टू sp2 ओवरलैपिंग, इसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है sp2 ओवरलैपिंग के कारण। अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में एंगल कितना होता है? 120 का। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन तो वही है, sp2 ओवरलैपिंग से बना है। तो देखो अगर ये sp2 है तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ का एंगल तो होना चाहिए 120 का ये, लेकिन इस ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर देखो एंगल 120 की जगह पर लगभग 180 का पहुंच गया। तो होना तो 120 का चाहिए, लेकिन पहुंच लगभग कितना गया? 180 का। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन आएगी नहीं आएगी? इस एंगल स्ट्रेन के कारण जो एडिशनल पाई बॉन्ड बनता है ये काफी ज्यादा वीक हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये एडिशनल जो पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, और यही रीजन है कि बेंजाइन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। बेंजाइन को किसी भी केमिकल रिएक्शन से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में बेंजाइन बनता है तो उसको आप डायरेक्ट इसी फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते, रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, ये बनता है रिएक्शन में तुरंत इन्वॉल्व हो जाता है, भाग ले लेता है। इसको रिएक्शन मिक्सचर से अलग नहीं किया जा सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। समझ में आ रहा है सबको? ये कर रखा है सबने, इधर वाला कर रखा है नहीं? तो अब ध्यान देना, आप समझना। देखो बेंजाइन यहां पर बना देता हूं मैं अलग से उसी केस को। ये बेंजाइन, ये हो गया बेंजाइन। देखो अब डायरेक्ट में इसको ऐसे ही बना दो ना, है ना। ये बेंजाइन है, डायरेक्ट में ऐसे ही बना दो अब इसको। ये बेंजाइन हो गया, बेंजाइन, ठीक है ना। देखो बेंजाइन एक वेरी रिएक्टिव या मैं कहता हूं वेरी लेस स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो बेंजाइन इज ए वेरी रिएक्टिव और वेरी लेस स्टेबल है ना। वेरी रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव लिख सकते हो। बेंजाइन इज ए हाईली रिएक्टिव और वेरी लेस स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है ना। अब देखो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो एडिशनल पाई बॉन्ड बन रहा है वो काफी वीक है। समझ में आ रहा है? एडिशनल पाई बॉन्ड बहुत ही वीक क्यों है? क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहां पर लिख लेते हैं, बेंजाइन इज ए हाईली रिएक्टिव और वेरी लेस स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ। किसकी वजह से हो रहा है ऐसा? एंगल स्ट्रेंथ की वजह से। समझ में आ रहा है? देखो बेंजाइन में जो एडिशनल पाई बॉन्ड बनता है वो किसकी वजह से बन रहा है? ड्यू टू sp2 ओवरलैपिंग। एडिशनल पाई बॉन्ड काफी वीक है, रीजन क्या है? एंगल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? तो देखो एडिशनल पाई बॉन्ड is formed by the sp2 overlapping, sp2 overlapping। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। तो एडिशनल पाई बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग के कारण बनता है। ये काफी वीक पाई बॉन्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ प्रेजेंट है। देखो एडिशनल पाई बॉन्ड, देखो ये होता है वीक पाई बॉन्ड। ये एक वीक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड क्यों होता है? ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ, एंगल स्ट्रेंथ की वजह से ये काफी वीक पाई बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है ना।
तो देखो बेंजाइन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, काफी लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है। देखो बेंजाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। बेंजाइन कौन सा रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। कैसे देता है, इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, वो सब ऑर्गेनिक में अपन बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखो अभी सिर्फ लिख लेते हैं बेंजाइन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। समझ में आ रहा है? बेंजाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, इसका मतलब बेंजाइन खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे तो हो सकता है, तो बेंजाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब बेंजाइन खुद किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। समझ में आ रहा है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्लियर हो गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो भी यहाँ पर कंप्लीट इंटरमिक्सिंग होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के, और क्या ध्यान रखना है? ठीक, हाफ फील्ड, फुली फील्ड, पार्शियली फील्ड, मतलब किसी भी प्रकार के ऑर्बिटल्स या वैकेंट ऑर्बिटल हो, किसी प्रकार के ऑर्बिटल्स भाग ले सकते हो। और क्या ध्यान रखना है ना, क्या ध्यान रखना है इसमें? देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनेंगे जितने कि एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल सेम या डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हो सकते, लेकिन इनकी एनर्जी लगभग क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे 4sp3 बना, 3sp2 बने, सबकी एनर्जी समान होती है, शेप सेम होते हैं, ठीक है ना, साइज भी सेम होती है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान देना, जैसे 4sp3 बना तो चारों की शेप एक जैसी होती है, चारों के साइज भी सेम होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे sp, sp2, sp3, तो भाई उनकी तो शेप तो एक जैसी है, लेकिन साइज अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है ना? सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है? समान होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम रिपल्सन हो, ताकि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेंजाइन एक्सेप्शनल केस है, बेंजाइन में हाइब्रिड ऑर्बिटल ही क्या बना रहे हैं? एडिशनल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। बेंजाइन हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रीजन क्या है? एंगल स्ट्रेंथ। जो एडिशनल पाई बॉन्ड बनता है वो काफी वीक है, और किसकी वजह से बनता है? sp2 ओवरलैपिंग की वजह से। बेंजाइन खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और कौन सी रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब बेंजाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है ना। यहां पर लिख सकते हैं, देखो बेंजाइन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। बेंजाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए कौन सी रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? करो देखो नोट।